तो आज का जो दूसरा पार्ट होगा, इसमें मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि फ़ाइल को सेविंग क्या होता है, ओपन कैसे करते हैं, कौन सा फ़ाइल ओपन होता है, कौन सा इंपोर्ट होता है। एक बेसिक ओवरव्यू मैं बताने जा रहा हूँ। और उसके बाद जैसे मैंने पिछले क्लास में मैंने कमिटमेंट किया था थोड़ा रेफरेंस कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में, जो अभी हमारा एक्चुअल ज़रूरत होगा फ़िलहाल के लिए, बाकी एडवांस चीज़ों के लिए होगा, हम उसके डिस्कशन नहीं करेंगे। और कुछ यहाँ पे इसका स्नैपिंग पॉइंट होता है, जैसे हम किसी ऑब्जेक्ट को मूवमेंट देते हैं तो उसका पिवट पॉइंट एक्चुअली कैसे होता है, पिवट पॉइंट होता है क्या, वो भी हम डिस्कस करेंगे। और स्नैपिंग भी इसके साथ है। तो थोड़ा सा ओवरऑल मैं इसको बताने के लिए सबसे पहले हम चलते हैं फाइल सिस्टम के बारे में। जो हम फाइल कुछ भी अगर आप बनाते हो इसके अंदर कुछ भी एनीथिंग कुछ भी क्रिएट करते हो, सपोज मैं अभी एक क्रिएट करता हूँ, सिंपल एक मंकी फेस लिया और इसको मान लो ऐसे रखा। सपोज कि ये मेरा एक सीन है, सपोज मानते हैं। तो इस सीन को अगर मैं सेव करना चाहूँगा तो एक्चुअल सेव का सिस्टम क्या है, यहाँ पे हम जैसे सेव करते हैं तो सेव करने के बाद ये पूछता है कि आप क्या करना चाहते हो, क्या सेव कर रहे हो। तो यहाँ पे देखोगे इसका एक्सटेंशन जो होता है डॉट ब्लेंड। डॉट ब्लेंड का मतलब हुआ कि इसका सोर्स फाइल कहते हैं इसको। सोर्स फाइल इन द सेंस हुआ कि जो जिसके अंदर हम काम कर सकते हैं उस स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर के ऊपर, एप्लीकेशन के ऊपर, वो उसका एक अपना एक एक्सटेंशन होता है जो अपना खुद का सोर्स एक्सटेंशन बोला जाता है। आप सोचोगे कि यहाँ पे मैं ओपन करूँ अगर कोई फाइल डायरेक्ट, तो वो ओपन वही होगा, है ना। अगर मैं डॉट सेव करता हूँ तो जो ब्लेंड फाइल जो दिख रहा है डॉट ब्लेंड डॉट ब्लेंड डॉट ब्लेंड, अगर इसमें आप अदर फाइल खोलना चाहोगे तो पॉसिबल नहीं है। ये सिर्फ ओपन अगर होगा तो सिर्फ उसी फाइल को ओपन करेगा, दैट मीन्स कि वो अपना खुद का स्पेसिफिक फाइल हो। अब इससे मान लो एक मैंने ये फाइल को ओपन किया, जैसे ये हम कोई भी एक फाइल ओपन करते हैं तो ये जो फाइल है इसका अपना फाइल है, ब्लेंड फाइल है, ठीक है। अगर अपना फाइल को इंपोर्ट कर सकते हो, अगर मैं फिर से एक नया लेता हूँ, यहाँ से इसको अभी बंद करता हूँ, आई वांट न्यू जनरल लिया और फिर मैं यहाँ पे करता हूँ कोई इंपोर्ट करने के लिए जो सिस्टम्स है यहाँ पे, ये इतने सारे एक्सटेंशन है। जैसे देखो अलग अलग सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन एक पाइपलाइन में होता है, प्लगइन में होता है, तो उसके साथ क्या होता है कि कुछ एक्सटेंशंस फाइल सपोर्ट करते हैं। ये बहुत डिटेल में आगे जाओगे फ्यूचर में तब उसके लिए बात करता हूँ। जैसे एलेम्बिक फाइल डॉट एबीसी होता है, कोलाइडा फाइल का होता है डॉट डीएई। तो ये फाइल फॉर्मेट होता है क्या एक्चुअली, कभी कभी हम लोग कोई ऑटोकैड का फाइल यहाँ पे इंपोर्ट करना है फॉर एग्जांपल, या इलिस्ट्रेटर अलग एप्लीकेशन का, तो जो स्पेसिफिक एप्लीकेशन का एक्सटेंशन फाइल है उसका डॉट लगा हुआ है, ये एग्जीक्यूटेबल फाइल होता है, उसी को हम ओपन कर सकते हैं। जैसे SVG एज ग्रेस पेंसिल, एक SVG फॉर्मेट होता है जो 2D कोई भी स्केच कहीं से फोटोशॉप में या इलिस्ट्रेटर में किया गया उसको इंपोर्ट करते हैं। OBJ यहाँ पे देखोगे डॉट OBJ, दैट मीन्स कि ऑब्जेक्ट, ये 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं। STL होता है जो एक डॉट STL फॉर्मेट होता है जो मैक्स माया, और इस इवन यहाँ से भी हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं इसको सॉरी, और उसे एक्सपोर्ट करके वो प्रिंटर के लिए 3D प्रिंटर के लिए जाता है। तो ये देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग। ये एक मोशन कैप्चर है, BVH होता है, बायो विजन फॉर्मेट होता है। लाइक एक मोशन कैप्चर का भी एक फाइल फॉर्मेट होता है कि पहले से कोई रियल टाइम आदमी जैसे नाचता है, घूमता है, गाता है, जैसे उसका बॉडी लैंग्वेज होता है उसको कैप्चर करते हैं डॉट BVH फाइल में। तो ये BVH फाइल को हम इंपोर्ट कर सकते हैं। इंपोर्ट का मतलब क्या हुआ, अंदर लाना, ठीक है। और एक्सपोर्ट का मतलब कि यहाँ से जो हम इतना एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, दोनों कैपेबिलिटी है इसमें, ठीक है। बट जो इसका सोर्स फाइल क्या होगा, डॉट ब्लेंड, इसका याद रखना। ओके, ये सब का जैसे माया का डॉट MB होता है, जिब्रस का डॉट JBR होता है, ऐसे ब्लेंडर का डॉट ब्लेंड होता है, फोटोशॉप का डॉट PSD होता है, फ्लैश का डॉट FLA होता है, समथिंग बहुत सारे फाइल फॉर्मेट्स है, ये समझना बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ से इंपोर्ट उस फाइल को हम कर सकते हैं और एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ये सब है अलग अलग STL फॉर्मेट में, फिर इसका एक्सपेरिमेंटल है और एक दूसरा सेम है। अब BX होता है फिल्म बॉक्स।
ये क्या होता है कि पूरा टेक्सचर्स मॉडल को जो हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं कहीं भी, जिसमें टेक्सचर को बेक किया हुआ है, अगर बेक टेक्सचर है तभी होगा, नहीं तो अगर सिर्फ शेडर डाले हो तो ये ब्लैक एंड वाइट आता है जब हम किसी फाइल को इंपोर्ट करते हैं। अगर पहले से वो कलराइज है तो कलर भी आ सकता है, आगे मैं बताऊंगा इसके ऊपर। तो ऐसे हम अलग अलग इसके फॉर्मेट्स को यहाँ पे हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकते हैं। अब जैसे FVX तुमने बोला, तो FVX क्या होता है, ये 3 डायमेंशनल या .ovg फाइल होता है या .avc, ये सारे 3 डायमेंशनल फाइल होते हैं। इसको अगर आप देखोगे कि अपना विंडो में एक फीचर्स होते हैं, विंडो के अंदर एक फीचर होता है कि पेंट, है ना, पेंट 3D करके आता है। जैसे ये है, देखो, आई थिंक ये है पेंट 3D। यहाँ पे कोई भी फाइल तुम FVX को डायरेक्ट खोल देता है। यहाँ से अगर देखोगे, ओपन करोगे, अगर तुम्हारे पास फाइल है तो आप ब्राउज कर सकते हो। यहाँ से कौन कौन सा फाइल सपोर्ट करता है यहाँ पे देख सकते हो। PNG, OBG, जैसा मैंने बोला था, देखो OBG में अगर चला जाएगा तो OBG फाइल को भी 3 डायमेंशनल यहाँ पे देख सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे करता हूँ, कोई कहीं से भी एक फाइल को यहाँ से देखो, अगर मेरे सिस्टम में होगा तो यहाँ पे नहीं दिखा रहा है। आप इसको अगर आप अलग अलग 3D MF, इसका अपना एक फॉर्मेट क्या होगा, है ना, वो फॉर्मेट इसमें जो सपोर्ट करते हैं वो फॉर्मेट ही हम ओपन कर सकते हैं, लाइक 3 डायमेंशनल फाइल। अभी मेरे पास होना चाहिए, एक चीज़ दिखाता हूँ तुम्हें एलिमेंट्स के अंदर, और यहाँ पे चले जाओ। मैं अगर रखा हुआ होगा तो ज़रूर होगा मेरे पास। मिक्सामो से जैसे देखो, ये OBG फाइल है ना, बॉय कैरेक्टर ऑब्जेक्ट, इसको ओपन करो तो इंपोर्ट अगर हम करते हैं यहाँ पे उस फाइल को, मेरे में वो सेटिंग मैं डर से नहीं कर रहा हूँ कि फिर से डिफ़ॉल्ट सेटिंग में चला जाएगा तो दिक्कत होगा। कभी कभी क्या होता है कि 3D फाइल को हम ज़बरदस्ती डबल क्लिक करते हैं तो एक बार एक्सटेंशन इसमें जाके सेटिंग्स कर जाता है। हैवी फाइल इसीलिए थोड़ा सा टाइम टेकिंग ले रहा है ये ओपन करने में। फिलहाल मैं इसको क्लोज करूँगा, मैं फिर मेरा सेटिंग्स में चला जाएगा। अगर तुमको ओपन विथ जो FVX फाइल होता है उसको आप ओपन विथ कर सकते हो, वो विंडो का प्रोसेस में जा कर के करना होता है। जैसे मान लो कोई तुम्हारा फाइल है ना, ये फाइल गलती से, अगर यहाँ पे हम देखते हैं कोई एक मेरा फाइल है, इस फाइल को गलती से ओपन हुआ इमेज फाइल के साथ, तो अगर मैं इसको ओपन विथ कर देता हूँ यहाँ से 3D पेंट, तो ये एक बार अगर कर दिया ओपन विथ यहाँ पे जाके, और ये फिक्स अगर हो गया तो वो फाइल हमेशा उसी फाइल को इसी में ओपन करेगा। तो ये तो इमेज का फाइल है तो हम कहीं भी ओपन कर सकते हैं। कोई भी इमेज को अगर देखोगे, अगर इस इमेज को हम ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं तो इस इमेज को भी यहाँ पे ओपन करके दिखा देगा। एक छोटा मोटा एक 3D ऑब्जेक्ट को ये एक तरह का यहाँ पे एडिशनल कुछ काम करने के लिए होता है। ये विंडो का फीचर्स है तो हम इसकी बात नहीं करेंगे अभी। तुम अभी जो तुम्हारा प्रॉब्लम्स होता है ना, ये इस पे ध्यान देना। अब जैसे तुम इस फाइल को तुम चाहते हो कि FVX में सेव करो, जैसे एक बॉक्स है या हमने ऐसा कुछ बना लिया, यहाँ पे एक मंकी बना लिया सपोज, मान लो। अब इस फाइल को तुम अगर FVX में एक्सपोर्ट करते हो वो है FVX फॉर्मेट में। देखो तो FVX फॉर्मेट में जो भी सेव है, मैं चाहता हूँ कि इसको पूरा सेलेक्ट कर लेता हूँ एक बार में, और तब यहाँ पे एक सेटिंग आता है। ये विंडो जब ओपन होता है कहाँ पे रखना है, तो सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट कर दो, तो जो ऑब्जेक्ट सेलेक्टेड है सिर्फ उसको लेके जाएगा। ये ब्लेंडर टेस्ट के अंदर अगर मैं डालता हूँ, जैसे एक पहले से FVX बना हुआ है, तो यहाँ पे तुम जो डिलीट करते हो ना, यहाँ पे क्या करते हो, इसको बैक करके डिलीट कर देते हो, नाम रखते हो जैसे मंकी, तो .fvx इसको जरूर करना, .fvx, देन इसको एक्सपोर्ट करो, और ये फाइल हमारा यहाँ पे पड़ा हो। कॉपी कर लेता हूँ इसका पहले फोल्डर को, ये एक्सपोर्ट हो गया। अब यहाँ से डायरेक्ट ओपन नहीं होगा, वो फाइल कभी भी ओपन नहीं होता है, ये पता है। फिर से तुम इसको अगर कहीं भी भेजे हो, रिगिंग करके लाओ, तो फिर से FVX में होता है, वहाँ से FVX फॉर्मेट में ही एक्सपोर्ट करते हो, तब फिर जाके यहाँ से इंपोर्ट करो या अपेंड कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे हम अभी इंपोर्ट करेंगे। कौन सा फॉर्मेट है, FVX, तो FVX फॉर्मेट उस पाथ पे जाओगे, सो दिस इज मंकी FVX, इसको इंपोर्ट करो। देखो आ गया, जैसा था वैसे वापस आ गया पहले वाला। इसको, ये पहले से था, इसको हटा दो। तो ये FVX फॉर्मेट में आपको यहाँ से फिर से वापस
ला सकते हो। अगर तुम FBX फॉर्मेट में नहीं, तुम क्या करते हो, कभी गलती से तुमने क्या गलती किया है, यहाँ पे एक्सपोर्ट किया FBX में, और यहाँ पे क्या था, तुमने डिलीट कर दिया, ABCD कुछ भी लिख दिया, ABC समथिंग। तो ABC लिखे हो तो इसका कोई एक्सटेंशन नहीं, और आपका डायरेक्ट FBX को ओपन विथ 3D पेंट हो गया है, इसीलिए उसके फॉर्मेट में बाय डिफ़ॉल्ट रख के देता है तुमको। एक बार गलती से हो गया तुम्हारा, वो आपका विंडो के सेटिंग से हुआ, तो इतना समझ लो। अगर होता है प्रॉब्लम सॉल्व तो बताना मेरे को, अदरवाइज मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा विंडो वाला बाद में। अगर हो जाएगा सॉल्यूशन तुम्हारा ऐसे तो ठीक है। और फिर यहाँ पे हम लोग फिर से उसी को इंपोर्ट करते हैं। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का मतलब समझ में आना चाहिए। इंपोर्ट का मतलब बुलाना, एक्सपोर्ट का मतलब ले जाना। तो अभी क्या हुआ कि बाय डिफॉल्ट हमने FBX फॉर्मेट में ले गया था, इसीलिए डायरेक्ट ऐसा सेटिंग्स पे मिला। ठीक है, ये हुआ फाइल एक्सटेंशन के बारे में। मैं अब जनरल आता हूँ। अब देखो, सबसे पहले यहाँ पे देखोगे एक ग्लोबल और एक होता लोकल। ये दो चीज़ को अभी समझना है। यहाँ पे ग्लोबल क्या होता है, लोकल क्या होता है। जैसे जब अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को ड्रैग करके और इसको थोड़ा सा रोटेशन कर देते हैं इस टाइप का, कितना भी रोटेशन करते हैं तो इसका पिवट पॉइंट देखो बिल्कुल वाई एक्सिस, जेड एक्सिस ब्लू ऊपर जा रहा है और रेड इधर आ रहा है, लेकिन ऑब्जेक्ट को मैंने रोटेट कर दिया है। ये ग्लोबल मोड पे है कि ये एक्स वाई जेड जेड पे जाएगा, एक्स एक्स पे ही जाएगा, कितना कुछ भी घुमा लो। लेकिन इसी को अगर तुमने लोकल कर दिया तो देखो अब जेड एक्सिस में इस एंगल पे ले जाएगा, देखो, क्योंकि इसका फेस जिधर है ये लोकल कहलाता है। ये लोकल फेस जिस एंगल पे ले जाओगे एग्जैक्टली उसी एंगल पे वैसा ही जाएगा। अगर इसी को अगर मैं जेड पे ले जाऊंगा और इसको रखता हूं ग्लोबल, तो जेड एक्सिस पे ये सीधा ऊपर जाएगा। तो ये लोकल और ग्लोबल की बात किया मैंने। दूसरा होता है इसका ये पिवट सिस्टम्स। ये क्या है, जो सबसे पहले देखो बॉन्डिंग बॉक्स क्या करता है। जैसे बॉन्डिंग बॉक्स मोड को ऑन करोगे और ये सिलेक्शन से रिलेटेड है कुछ मोमेंट के लिए, तो इसके लिए अगर तुम्हारे पास 2-3 ऑब्जेक्ट, जैसे शिफ्ट डी से हम डुप्लीकेट करते हैं, शिफ्ट डी करके बहुत सारे एलिमेंट्स के ले लिए। अभी मैं इसको हटा देता हूँ, अभी डिलीट कर दो इसको। तो अभी क्या होगा, ये अगर हम बॉन्डिंग बॉक्स मोड पे रखें इसको, तो अगर मैं इसको रोटेट करूँगा तो जितना हम एरिया सेलेक्टेड रखे हैं उसके बीच में लेके आ रहा है। ये जो कर्सर है इसका उसके बीच में आ रहा है। अगर मैं 3D कर्सर करता हूँ तो 3D कर्सर हमारा कौन है, ये है रेड और वाइट कलर का जो ये डॉट लाइन है, ये 3D कर्सर होता है। मतलब ये पोजीशन जहाँ पे सेट रखेगा। अभी देखो, अभी इसके जगह अगर 3D कर्सर पे रखोगे तो क्या होगा, ये कर्सर के अकॉर्डिंग ये मूवमेंट होगा। अगर कर्सर को मैं यहाँ रखना चाहता हूँ तो क्या करूँगा, एक मिनट इसका ऑन कर लो, स्क्रीन कास्ट को एन प्रेस करो। तो यहाँ पे जैसे शिफ्ट राइट क्लिक करेंगे तो देखो कर्सर यहाँ आ गया, मतलब अब इसके अगेंस्ट मूवमेंट होगा। ये ध्यान देना। अगर मैं यहाँ रखता हूँ शिफ्ट राइट क्लिक तो देखो अब इसके अकॉर्डिंग ये रोटेशन और स्केल सब होगा, देख सकते हो, है ना। तो इसको अंडू करते हैं तो ये कर्सर के हिसाब से हुआ। अगर मैं इंडिविजुअल ओरिजिन करता हूँ, देखो यहाँ पे जैसे क्लिक करोगे तो जितना अपना जहाँ पे जो है उसको उसी जगह पे रोटेट करा रहा है इंडिविजुअल। देखो ये तो क्या क्या अंतर हुआ इससे अलग अलग। अगर ये बॉन्डिंग बॉक्स में जाओगे तो देखो जो सेलेक्टेड होगा उसके बीच में रहेगा कर्सर, हमेशा कहीं भी रखोगे तो। और 3D कर्सर का मतलब वो जहाँ कर्सर होगा उसके अकॉर्डिंग ये रोटेशन हो रहा है। लेकिन इंडिविजुअल का मतलब हुआ कि अपने आप में लोकल यहीं पे रोटेशन हो जाएगा, जैसा भी तुम इसको घुमाओगे वो हिसाब से। ठीक है, ये होता है मीडियम पॉइंट। मीडियम पॉइंट क्या करता है, ये करीब करीब इसी के जैसा रहेगा तुम्हारा। मतलब जितने भी सेलेक्ट करोगे, जैसे तुम्हारे पास और भी ऑब्जेक्ट है, एक मान लो डुप्लीकेट करके एक ऑब्जेक्ट यहाँ रख दिया, तो ऑल सेलेक्ट करेंगे तो इसका मीडियम पॉइंट इसको कैलकुलेट करके इसका मीडियम पॉइंट यहाँ पे रख रहा है। ठीक है, ये हुआ। और ये है एक्टिव एलिमेंट। एक्टिव एलिमेंट्स का मतलब हुआ कि जो लास्ट सेलेक्टेड होगा उसके अकॉर्डिंग ये चलेगा। जो देखो ये जितने भी ऑब्जेक्ट सेलेक्टेड है उसमें से ये ऑब्जेक्ट का कलर आउटलाइन और इसका कलर में अंतर है। ये थोड़ा डीप ऑरेंज दिख रहा है, ये थोड़ा सा लाइट ऑरेंज दिख रहा है। मतलब जो लास्ट सेलेक्टेड वाले को हम लोग एक्टिव बोलते हैं। अब जैसे मान लो अभी सेलेक्ट करेंगे इसको, जो लास्ट वाला सेलेक्ट करेंगे ना वो एक्टिव हो जाएगा। देखो तो एक्टिव ऑन है यहाँ पे एक्टिव एलिमेंट, तो देखो वो एक्टिव एलिमेंट के हिसाब से देखो जा रहा है।
तो ये तीनों को एक बार समझ लो। बाउंडिंग बॉक्स सबका बीच में आता है, जितना सेलेक्टेड है उसका सेंटर में आता है। और 3D कर्सर, जहाँ 3D कर्सर होता है यहाँ, मान लो 3D कर्सर मुझे यहाँ रखना है, तो होल्ड ऑन शिफ्ट और राइट क्लिक करो तो 3D कर्सर यहाँ चला गया। तो अभी ये 3D कर्सर मोड पे रहेगा, तो 3D कर्सर के हिसाब से देखो इसके ओरिएंटेशन में हो रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि तुम्हारे पास एक चीज़ मैं बताता हूँ, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ इसका, कि तुम्हारे पास मान लो कि एक शिफ्ट ए प्रेस करो, एक सिलेंडर है और सिलेंडर को हमको यहाँ रखना था, तो अभी डायरेक्ट यहाँ पे चला गया, क्योंकि 3D कर्सर जहाँ होता है वहीं पे जनरेट होता है। तो इसको शिफ्ट एस प्रेस करो एक बार, तो एक शिफ्ट एस प्रेस करने से इसमें इतने सारे मेनूज आते हैं। उसमें जैसे कर्सर टू ग्रिड और कर्सर टू वर्ल्ड ओरिजिन। कर्सर टू ग्रिड हुआ कि जो कर्सर है वो ग्रिड पे अगर नहीं है बैठा हुआ तो ये ग्रिड पे बैठाएगा। अगर कर्सर ऑन वर्ल्ड ओरिजिन, मतलब ओरिजिन कहाँ पे है, जहाँ पे क्रॉस लग रहा है, जो पहला वीडियो में बताया था, ये ओरिजिन होता है इसका। और कर्सर सेलेक्टेड, ये थोड़ा इसको प्लेसमेंट आगे हम बताएंगे। तो कर्सर टू ओरिजिन करते हैं तो बाय डिफॉल्ट कर्सर हमारा 0 0 ओरिजिन पे आ जाता है। मतलब एक टेबल का जो सबसे सेंटर पॉइंट होता है, जो हम क्रॉस लाइन लगाते हैं वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, तो जो क्रॉस लाइन जहाँ पे आता है ना, उसी को हम लोग बोलते हैं सेंटर पिवोट। मतलब एक किसी भी ऑब्जेक्ट का सेंटर पॉइंट होता है। जैसे एक मान लो कि ये वर्क टेबल है, जो ग्रिड दिख रहा है, इस पे हम काम करते हैं, तो ये सेंटर टेबल है यहाँ पे। मतलब धरती है तो धरती का एक बीच सेंटर हो गया ये, वैसे ही। तो इसको अगर मैं इस पे रखना, अब जो भी हम लेंगे शिफ्ट ए प्रेस करेंगे। पहले मैं ले लिया, मान लो कि यहाँ से एक कुछ भी टोरस लिया मान लो, ठीक है, जूम करो। अब इस टोरस को अगर मैं फिर से शिफ्ट ए प्रेस करता हूँ और यहाँ पे लेता हूँ मैं एक सिलेंडर, और सिलेंडर को हम लोग थोड़ा सा एस करेंगे छोटा, और इस और जेड एक्सिस पे ड्रैग करेंगे, जैसा पिछले क्लास में मैंने बताया था। और 7 से टॉप पे चले जाओ 7 प्रेस करके, और इसे अगर जी और एक्स प्रेस करते हो तो यहाँ पे मैं रखना चाहता हूँ ये सिलेंडर को। और मैं चाहता हूँ कि इस सिलेंडर जो है ये चारों तरफ से इक्वली हमें एकदम 360 डिग्री पे लग जाए। तो कैसे होगा, टॉप पे जाओ। अभी आपका ये यहाँ पे अगर मैं बॉन्डिंग बॉक्स पे करूँगा तो एक एक को कॉपी कैसे करेंगे, शिफ्ट डी प्रेस करेंगे और ऐसे से रखते जाएंगे, शिफ्ट डी और ऐसे रखते जाएंगे। तो ये तो प्रिसाइज नहीं होगा, अंडू करो, ठीक है। इसको अगर आपको करना ही है तो यहाँ से सेलेक्ट करो, और 3D कर्सर बिल्कुल सेंटर में है इसका। तो 3D कर्सर यहाँ पे करेंगे तो आप देखोगे इधर से घूमेगा, ये इस तरफ से चारों तरफ से घूमेगा। देखो ये सेंटर में घुमा रहा है इसके तरफ से, ओके। तो अब इसी को अगर मैं एक बार करता हूँ शिफ्ट डी और आर जेड करके इसको थोड़ा सा रखा यहाँ पे, एक बार रख दो, तो अब इसका पिवोट पॉइंट के अगेंस्ट चारों तरफ से कॉपी हो जाए। तो शिफ्ट आर प्रेस करते जाओ, शिफ्ट आर ऐसे प्रेस करते जाओ, शिफ्ट आर। तो आप देखोगे एकदम बिल्कुल 360 डिग्री पे ऐसा एक अरेंजमेंट बन गया, कुछ ऐसा। तो ये पिवट पॉइंट का ये मतलब होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और कोई भी ऑब्जेक्ट है, जैसे मान लो एक ऑब्जेक्ट है, शिफ्ट ए प्रेस करो, एक क्यूब लो, अभी जी प्रेस करके और एक्स प्रेस करके अगर मैं क्यूब को यहाँ रखा, अब पिवट पॉइंट अगर हमारा यहाँ से चल रहा है तो इस टाइप से ये हम रोटेशन करेगा। अब इसी पिवट पॉइंट को अगर मैं यहाँ रखना चाहता हूँ कि ये पिवट पॉइंट जो उठ के यहाँ आ जाए, तो सब्जेक्ट इसमें ऑब्जेक्ट में जाओ, सेट टू ओरिजिन कहाँ रखना चाहते हो, तो मैं चाहता हूँ कि ओरिजिन टू ज्योमेट्री। तो ये ज्योमेट्री का ओरिजिन है, मतलब हर एक चीज़ का सेंटर पॉइंट होता है, उसको ओरिजिन बोला जाता है। तो वैसे ही इस बॉक्स का या कोई भी एलिमेंट रहेगा, उसका जो ये जो ऑरेंज दिख रहा है ना, उसका सेंटर पॉइंट होता है। ओके, तो अब मैं चाहता हूं कि ये सेंटर पॉइंट यहां पे बन जाए, तो यही चीज हम करते हैं यहां से 3D कर्सर। तो ये अब देखोगे यहां से घुमाएगा। अब मैं चाहता हूं कि ये जो पॉइंट यहां दिख रहा है यहां पे आ जाए, तो इसको ऑब्जेक्ट में जाके ओरिजिन टू ज्योमेट्री या ओरिजिन टू कर्सर कर दो। तो अब देखो इसका ओरिजिन ऑब्जेक्ट यहीं पे है, लेकिन ये यहां से यहां घूम रहा है क्योंकि इसका पिवट पॉइंट यहां पे चला गया। देखो यहां पे अब अगर बॉन्डिंग बॉक्स भी रखो कोई फर्क नहीं पड़ता, एक के साथ इंडिविजुअल रखो कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर एक ऑब्जेक्ट है तो, और कोई भी रखो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसमें काम वैसे ही करेगा जैसे जहां पिवट पॉइंट है उसके हिसाब से सेंटर मान के, ओके।
अब फिर से इस पिवट पॉइंट को आप चाहते हो कि यहाँ पे रख दे, तो ऑब्जेक्ट में जाओ, सेट और ज्योमेट्री टू ओरिजिन कर दो, है ना, ओरिजिन टू ज्योमेट्री, ओरिजिन टू ज्योमेट्री। तो ये ओरिजिन यहाँ पे है, इसको ज्योमेट्री पे ले जाके बीच में सेंटर में कर देगा यहाँ से, लाइक दिस। देखो अब आगे यहाँ पे ज्योमेट्री आ गया। ये समझना, अगर नहीं समझ में आएगा तो और क्लियर करूँगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये एनिमेशन में बहुत काम आएगा। अगर अब सवाल उठता है कि ये पिवट पॉइंट को हम मैनुअली भी कर सकते हैं क्या, तो कैसे करोगे? कंट्रोल प्लस ग्रेटर देन बटन को प्रेस करो, ये वाला देखो, कंट्रोल प्लस ग्रेटर देन बोले तो कंट्रोल प्लस ग्रेटर देन मतलब कॉमा बटन, है ना, ग्रेटर देन लेसर देन जो बटन होता है वो। अब उसके बाद ये इसको आप जहाँ पे रखो अपनी मर्जी से। मैं चाहता हूँ कि इसको बिल्कुल एक कॉर्नर पे रखता हूँ, ऊपर इस जगह पे, इस सेंटर पे रख दिया इसको, तो ये आ गया तुम्हारा ये। और फिर से कंट्रोल प्लस सेम बटन प्रेस करो फिर से ये, ताकि ये यहाँ पे फिक्स हो जाए। आप देखो इसके अकॉर्डिंग घूमेगा ये, देख रहे हो, जैसे भी इसको रोटेट करोगे। तो ये सब कोऑर्डिनेट सिस्टम बहुत जरूरी है समझना आगे के लिए। ओके, अब चलो, ये आई थिंक समझ में आया तो ठीक है, नहीं तो कहीं पे अगर गड़बड़ हो रहा है जहाँ एक्चुअल समझ में नहीं आ रहा है तो तुम मैसेज करना जरूर ध्यान से, जहाँ पे समझ में आ गया तो इट्स ओके। यहाँ पे देखो ये होता है स्नैपिंग सिस्टम। यहाँ पे जैसे इंक्रीमेंटल, वर्टेक्स, एज और फेस ऑफ प्रोजेक्ट, ये तीन को पहले समझो। 3-4 वॉल्यूम वो सब रिगिंग के समय में आता है, बहुत हाई फाई करोगे तो। लेकिन फिलहाल इंक्रीमेंट का मतलब हुआ कि जैसे इसको ऑन किया इंक्रीमेंट मोड पे, और इसको अगर तुम ड्रैग करोगे तो देखना ये क्या करेगा, ये एक एक स्टेप चलेगा। देखो ये ऐसे उछल उछल के चला, देखो ये पकड़ पकड़ के जाएगा। मतलब ये किसको पकड़ रहा है, टॉप से अगर देखोगे तो ये एक्चुअली ये जो ग्रिड है ना, इसको कैलकुलेट कर रहा है। देखो एक एक ग्रिड, देखो एक बार में जंप करके एक ग्रिड पे पार करता है, तो ये ग्रिड स्नैपिंग होता है। ये इसका भी एक बेनिफिट है आगे। यहां पे देखोगे वर्टेक्स स्नैपिंग। वर्टेक्स क्या हुआ कि अगर इसको मैं मूव, रोटेट, स्केल सब रखता हूँ, वर्टेक्स इसको ऑन कर देता हूँ, तो वर्टेक्स मोड पे क्या करेगा, ये हर एक वर्टेक्स टैब प्रेस करोगे तो हर एक कोना पे एक वर्टेक्स होता है, जिसको हम लोग एडिटेबल कंपोनेंट्स बोलते हैं। अब इस कंपोनेंट पे कोई ऑब्जेक्ट को इसको ऑन करके रखना है। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल एक ऑब्जेक्ट मोड में जाएंगे, शिफ्ट ए प्रेस करेंगे और यहाँ पे एक छोटा सा कोई, मान लो कि यूवी स्फीयर ले लिया, जी प्रेस करके इसको अलग रखो, तो अभी देखो ये स्नैप हो रहा है क्योंकि अभी इनेबल है। इसको ऑफ करेंगे तब जी प्रेस करके अलग करो इसको। आई थिंक शिफ्ट जेड प्रेस करते हैं तो हम वायर फ्रेम में जाता है, यहाँ आ गया है। हाँ, इसको अगर एस प्रेस करके छोटा कर देते हैं बिल्कुल एकदम पॉइंट। अब चूंकि ये यहाँ पे हमें वर्टेक्स और स्नैपिंग ऑन करना है यहाँ पे, और इसको पकड़ो और इसको ड्रैग करके ले जाओ। देखो जहाँ जहाँ कॉर्नर है ना वर्टेक्स, उसको पकड़ ले रहा है, देखो है ना, इसको देखो यहाँ पे देखो स्नैप कर रहा है ना, ये ऐसे स्नैप करेगा। देखो ये ऑन है वर्टेक्स। तो एज अगर पकड़ोगे एज मोड पे, तो इसको एज मोड पे पकड़ के जाओ, देखोगे ये जो एज है ना, ये जो एक ऑरेंज कलर का एक सर्कल पकड़ लेता है इसका एज के ऊपर, देखो ये इसके ऊपर स्नैप करता है। तो ये स्नैपिंग समझना बहुत जरूरी है। अगर नहीं समझ में आता है स्नैपिंग क्यों किया जाता है, क्योंकि एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर हम लोग प्लेस करते हैं कि एग्जैक्ट उसी पॉइंट पे मिलना चाहिए, इसीलिए प्लेसमेंट के लिए काम आता है। कि ये कहीं भी ट्यूटोरियल देखो और तो आपको ये चीज़ समझ में आएगा। फेस ऑब्जेक्ट क्या होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर फेस ऑब्जेक्ट ऑन किया है और इस पर अगर कोई ऑब्जेक्ट आप चढ़ाते हो, शिफ्ट जेड से वायर फ्रेम से बाहर आ जाओ और शिफ्ट ए प्रेस करो, एक नया ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर लो। जैसे टोरस है छोटा सा, है ना, यहाँ पे हो गया। अभी ये फेस मोड में है ऑन, तो कभी भी देख रहा है फेस के अंदर नहीं जाने देगा इसको अगर मैं फेस के अंदर रखता हूँ ना, ये इसको स्नैप करेगा इसके ऊपर, इस पिवट पॉइंट को। सो दिस इज ऑल फॉर स्नैपिंग, मतलब ये हमेशा इसके फेस के बाहर रखने की कोशिश करेगा, स्नैपर है। तो फिलहाल इसको ऑफ कर दो। तो ये कोऑर्डिनेट्स, रेफरेंस कोऑर्डिनेट सिस्टम था। और स्नैपिंग के बारे में जब हम लोग अभी जो बेसिक बताया, स्नैपिंग का जो टूल एनेबल रहेगा अगर ऑन, तो हमेशा ध्यान रखना कि ये बहुत तरह का काम करने नहीं देगा। यहाँ पे देखो ये तुम कंफ्यूज रहोगे, तो हमेशा इसको ऑन ऑफ करके देखना चाहिए, या इसको मोड चेंज करो, ठीक है।
तो हम अभी रखते हैं, कोई मोड पे नहीं रखना है अगर इसको सेटिंग्स के लिए, तो मैं इसको ऑफ कर देता हूँ, यहाँ से ऑफ होता है। एक ये समझ में आ गया स्नैपिंग और जो पिवट पॉइंट कैसे हम मैनुअल सेट करेंगे, है ना। अब देखो इसका पिवट पॉइंट बिल्कुल सेंटर में है और मैं चाहता हूँ कि ये इसका पिवट पॉइंट इस ऑब्जेक्ट के सेंटर में हो जाए। तो पहले तो इस ऑब्जेक्ट में जो ये पिवट पॉइंट देखो कहाँ पे है, ये इस पॉइंट पे है। इसको यहाँ पे जाके ओरिजिन टू ज्योमेट्री कर दो, तो ये बीच सेंटर में ऑटोमेटिक चला जाएगा। और मैं चाहता हूँ कि ये जहाँ पे कर्सर है, सॉरी ये पिवट पॉइंट इसका कर्सर मैं चाहता हूँ कि उसी पे चला जाए कर्सर। तो कैसे करोगे, शिफ्ट ए प्रेस करो, या करो कर्सर टू सेलेक्टेड, जो कर्सर है उसको सेलेक्टेड कर दो, सेलेक्टेड है वहाँ पे रख दो। तो कर्सर को यहाँ रख दिया। अब मैं इसको क्या करूँगा, इसको पकड़ूंगा, जबकि इसका पिवट पॉइंट कहाँ है, इसका खुद का सेंटर में है। इसका पिवट पॉइंट अगर मैं यहाँ से घुमाऊंगा तो यहाँ 3D कर्सर कर देता हूँ। देखो अगर इसको ऑब्जेक्ट को सेलेक्टेड है, इसको घुमाओगे तो इसके चारों तरफ घूमेगा। ठीक है, तो अभी ये चीज़ हो गया। अभी तुम्हारा एक छोटा सा टास्क मैं बोलूँगा करने के लिए, जिसमें क्या हो गया, सभी व्यू को आप यूज कर सकते हो, है ना। अरे यार सभी व्यू को हम ये कहा गया, सभी व्यू के साथ कंट्रोल क्यू से नहीं होता है, 1 मिनट। चलो जैसे फ्रंट व्यू पे साइड व्यू का इसका क्या वैल्यू होता है, उस व्यू से हम काम कैसे करते हैं। जैसे मान लो अभी पर्सपेक्टिव पे हो तो घुमा हुआ, एकदम सिंपल एक चीज़ बनाना। इसमें जो ये सब बताया इसका एक प्रैक्टिस हो जाएगा तुम्हारा। जैसे शिफ्ट ए प्रेस करो और एक रोबोटिक बनाते हैं कोई ऑब्जेक्ट, जैसे बहुत ही रोबोटिक मॉडल। जैसे मैंने एक ये लिया, अभी पिवट पॉइंट यहाँ पे है तो इसका पिवट पॉइंट को यहाँ पे रखना था। शिफ्ट ए प्रेस करो, सॉरी शिफ्ट एस प्रेस करो और इसको वर्ल्ड ओरिजिन कर दो, और ताकि आपका सारा ऑब्जेक्ट सेंटर में हो। और शिफ्ट ए प्रेस करेंगे और यहाँ पे एक लेते हैं क्यूब, और इस क्यूब को क्या करना है, जी और जेड एक्सिस पे ले जाओ ड्रैग करके। एक ऐसे रोबोटिक टाइप का कैरेक्टर बनाने की कोशिश करना तो बहुत क्लियर हो जाएगा। हमें इसको स्केल करना है 2 एक्सिस पे, एक्स और वाई पे, जेड पे नहीं, ऊपर नीचे नहीं करना है। तो कैसे करेंगे, एस प्लस शिफ्ट जेड। तो क्या करेंगे, देखो एक्स और वाई पे सिर्फ स्केल कर रहा है, मतलब मुझे इतना पतला करना था इसको, इतना। चलो अगर मैं इसी को डुप्लीकेट करता हूँ, अभी मेरा यहाँ पे कर्सर को रखता हूँ इंडिविजुअल ओरिजिन पे, जस्ट ये ऐसे। इससे क्या बेनिफिट होगा कि इसको अगर मैं होल्ड ऑन शिफ्ट और ड्रैग करता हूँ, सॉरी टू करो, शिफ्ट और डी प्रेस करता हूँ और तो ये नीचे आएगा। तो इसको बस ड्रैग राइट क्लिक करो और इसे करो जी और जेड एक्सिस पे नीचे लेके आओ। इससे मैं फिर से इसको पतला करूंगा। कैसे, जेड एक्सिस पे नहीं करना है, इसको करना है एस और शिफ्ट जेड प्रेस कर दो तो सिर्फ एक्स और वाई पे करेगा, जेड को कांस्टेंट कर देता है। मान लो कि ये ऐसे इसका लेग लगाना है, यहाँ पे एक तरफ से मैं ऐसे लेग लगाता हूँ इसका, एकदम सिंपल। इससे क्या होगा, तुम्हारा कोऑर्डिनेट सिस्टम समझ में आ जाएगा। ऐसा करो, ठीक है। एक और इसको डुप्लीकेट करना है, शिफ्ट डी, और इसको लेना है जेड एक्सिस पे नीचे खींचना है यहाँ पे, ठीक है। और ये हो गया। चलो इसको ऑल सेलेक्टेड एक बार ड्रैग करके बराबर रखो यहाँ पे, और इसी बॉक्स को पकड़ेंगे, शिफ्ट डी प्रेस करेंगे और वाई प्रेस करके वाई एक्सिस पे यहाँ रखेंगे, और फिर से एस करेंगे और शिफ्ट जेड प्रेस करके इसको मोटा करेंगे, और फिर एस और जेड पे करोगे तो ये नीचे जेड पे जाएगा। ये देखो शॉर्टकट ऐसे ले जा सकते हो। फिर एक्स एक्सिस पे एस और एक्स एक्सिस पे स्केल करो इतना पे। अभी जो प्रपोर्शन होता है एक रोबोट कैरेक्टर का, साइड व्यू में जाओ। अच्छा ये पर्सपेक्टिव था ना फ्रंट पे, ओके एक गड़बड़ हुआ है, इसको यहाँ रखो और ये दोनों लेग को पकड़ के यहाँ पे ले जाओ नीचे, और ये नीचे फुट बना रहे हैं इसका, जस्ट डाउन यहाँ पे। ऐसे एक कैरेक्टर मैं बना रहा हूँ, सपोज कुछ भी हो सकता है कैरेक्टर। तो ये साइड व्यू में देखोगे तो कैरेक्टर का ये जो पार्ट होता है, इसका पिवट पॉइंट अगर मैं यहाँ देखोगे कि थोड़ा सा पैर आगे की तरफ जाता है। तो कैसे करेंगे, होल्ड ऑन डी, सॉरी कंट्रोल प्लस ग्रेटर देन बटन, मतलब ये जो है ना कंट्रोल प्लस पीरियड बटन होता है जो नम लॉक का नहीं है, मेन कीबोर्ड का। तो ये इसको थोड़ा सा ड्रैग करने देगा यहाँ तक, ठीक है।
इसको पकड़ो, इसको भी ड्रैग करके यहाँ ले जाओ, वही मोड पे अभी हमारा एक्टिवेट है यहाँ। और फिर आप इसको फिर से कंट्रोल प्लस सेम बटन पीरियड बटन प्रेस कर दो और इसको थोड़ा सा आप साइड करो ऐसे, और इसको थोड़ा सा यूं करो, सॉरी इस एक्सिस पे थोड़ा सा इतना करो। पैर जो होगा ऐसा लगेगा कि आगे की तरफ हल्का सा कार्टून का देखोगे, ये प्रपोर्शन होगा रिगिंग के जैसा ऐसा। तो ये मान लो कि इसका इस टाइप से इस प्रेस करो और वाई एक्सिस पे थोड़ा सा लंबा कर दो इसका पैर का, इतना कुछ ऐसा लगना चाहिए कैरेक्टर का जस्ट। सो वन साइड कर लिया, इसको पकड़ेंगे और इसे करेंगे होल्ड ऑन शिफ्ट डी और एक्स प्रेस करेंगे, इसको उल्टा साइड रख देंगे इधर। तो देखो कैसे हुआ, इसका पैर हुआ। इसमें आपको तो पूरा जो बताया पिवट पॉइंट वगैरह सेटिंग का तरीका समझ में आएगा कैसे करना है बेसिकली। अब ये हमने क्या करना है यहाँ पे, एक और मैं इसको शिफ्ट डी प्रेस करूँगा और जेड प्रेस करके इसको ऊपर ले जाऊँगा। ये कार्टून टाइप का एस प्रेस करो और जेड एक्सिस पे स्केल करो और इसको करो एस और एक्स एक्सिस पे थोड़ा चौड़ा कर दो। अब इसको मान लो कि रखता हूं मैं यहाँ, ये चेस्ट वाला पार्ट होगा मान लो कैरेक्टर का। तो यहाँ भी अगर मैं इसी पॉइंट को ले जाता हूँ शिफ्ट डी प्रेस करके, हैंड को भी पकड़ के ले जाता हूँ यहाँ पे, तो देखो प्योर पॉइंट को सेटिंग किया और उसके बिहार पे हमारा ये हैंड हुआ। लेकिन हैंड क्या होता है, उल्टा हो जाता है। अगर मैं इसको ड्रैग करता हूँ यहाँ तक थोड़ा सा हैंड के हिसाब से यहाँ तक, और इसको ड्रैग करता हूँ रोटेट करता हूँ यहाँ तक, तो ये प्योर पॉइंट सेटिंग करोगे तो ऐसे कुछ हाथ को देखोगे, ऐसे हाथ बना लिया इसका कुछ ऐसा मान लो इस टाइप का। इसको दोनों को पकड़ो, शिफ्ट डी प्रेस करो और एक्स प्रेस करके इसको अपोजिट साइड जाके लगा दो। मान लो ऐसे हाथ है कैरेक्टर का ऐसा कुछ। हेड यहाँ पे लगाएंगे शिफ्ट ए, ठीक है, और यहाँ पे लेंगे एक हेड के लिए मान लो कि सिलेंडर पहले लगाओ नेक, और ये सिलेंडर को ड्रैग करके ले जाओ यहाँ तक और एस प्रेस करो और शिफ्ट जेड प्रेस करो। एक बेसिक 2-3 क्लास बहुत बोर लगेगा तुमको, लेकिन जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ शिफ्ट जेड से जाओ, इसको आप ड्रैग करके रख लो यहाँ पे सेंटर में। मान लो कि ये इसका नेक होगा, ओके। फिर ऐसे ही शिफ्ट ए प्रेस करेंगे और सिंपल एक क्यूब लेंगे नया और इस क्यूब के रख दो कि चलो ये इसका हेड हो गया है। तो इस से ये कर दो और फिर इसको रखो, फिर एस इतना पे अगर मान लो रखते हो शोल्डर के हिसाब से, तो ये हुआ। अब इसको क्या करेंगे, ऑल सेलेक्टेड, ये जो देखोगे सब टूट के अभी बिखरा हुआ है। यहाँ पे एक स्पेसिफिक ये बनाएंगे कलेक्शन। तो इस ऑल सेलेक्टेड यहाँ पे करो, एम प्रेस करो, एम, तो यहाँ पे एक मेनू उभरता है, यहाँ पे आप न्यू कलेक्शन बनाओ, इसको रखो रोबोट करके इसको सेव कर दो, ओके करो। तो अब ये जो रोबोट बना है, अभी क्या हुआ कि ये पूरा यहाँ से आप हाइड अनहाइड करते हो, ये पता ही होगा। इसको रेंडर नहीं करना है, नहीं दिखना है व्यू पोर्ट पे, तो यहाँ से भी गायब कर सकते हो। तो ये हो गया। अभी ये क्या है, अभी मान लो कि अभी ये सेलेक्ट करते हो, देखो ये पूरे रोबोट को हमने सेलेक्ट किया ऐसे, और यहाँ पे अगर हम इंडिविजुअल मोड पे है अभी और इसको कुछ भी करेंगे घुमाएंगे तो ये देखो इस टाइप का हो जाएगा। हम चाहते हैं कि एक साथ घूमे, तो इसका प्योर पॉइंट को अगर कर्सर के साथ कर दे तो ऑल सेलेक्टेड, अगर आप इसको कर देते हो 3D कर्सर, तो अब देखो घुमाओ कहीं भी ऐसे घूमेगा ये। तो ये लोकल, और इसका मतलब आई थिंक समझ में आ गया होगा। तो ऐसे ही कुछ बनाओ, टेबल चेयर बेंच इंटीरियर कुछ जितना देखो बनाने की कोशिश करो, और तो उसमें जो गड़बड़ी होगी और पिवट का मतलब समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं तो एक बार प्रैक्टिस जरूर कर लेना। ऐसे रोबोट टाइप का कोई कैरेक्टर बनाने की कोशिश करो, मेरे को बस समझाने की कोशिश किया, तुमको इसकी को डिटेल में जा सकते हो। तो इस वीडियो में इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं दूंगा इसके आगे का थोड़ा सा पॉलीगन कंपोनेंट्स के बारे में क्या होता है उसको समझने के लिए, ताकि हम और इन डेप्थ और भी चीज़ों को समझ सके। यहाँ का जो अभी थोड़ा सा आधा अधूरा है कुछ चीज़, उसको वो जब हम कंपोनेंट सीखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगला वीडियो में। इसको अच्छे से प्रैक्टिस करो और कुछ आउटपुट निकालने की कोशिश करना, ये टास्क दे दिया मैं तुमको। ओके, चलो।